अगर हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सारा काम सिर्फ नर्वस सिस्टम कर रहा होता तो दिमाग का हर एक कमांड हमारे बॉडी के हर एक सेल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे ही वक्त पर एंट्री होती है एक सीक्रेट केमिकल नेटवर्क की, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह हम इस पूरे वीडियो के अंदर इस लेसन के हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे एंड फुल एंड फाइनल करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। क्या होता है ये? जिस तरह से जब हम एक स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे डांसर्स बिल्कुल सिंक में परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि उन सब के स्टेप्स बिल्कुल साथ में हों, बट ये ज़रूरी होता है कि उन सब के स्टेप्स में एक सिंक्रोनाइजेशन हो, राइट? और जब ऐसा होता है तभी वो परफॉर्मेंस देखने में अच्छा लगता है, तभी वो मीनिंगफुल होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में भी एक सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये सारे ऑर्गन्स मिल करके इकट्ठे ये हमारे बॉडी के जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये तो हो गई कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, बट जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक कहाँ कुछ समझ में आता है ना? तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेशन का। भाई हम खाना खाते हैं, फिर हम उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट? ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो हम सबको पता है कि भाई फूड गिव्स अस एनर्जी। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो फूड गिव्स अस एनर्जी, ये जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे हमारे बॉडी के कितने अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो हमारा हाथ भी इन्वॉल्व है। देखो सोच के, हाथ इन्वॉल्व है, उसको मुंह तक लेके जा रहा है। उसके बाद हमारे दांत जो हैं उसको च्यू कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, फिर हम उसको स्वॉलो कर रहे हैं। फूड पाइप के थ्रू वो जा रहा है हमारे स्टमक में, वहाँ पर जाके डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो जा रहा है इंटेस्टाइन में, जहाँ पर फूड का एब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ना, इनका कुछ ना कुछ रोल है एंड देयर इज़ अ प्रॉपर सिंक। भाई किसको कब क्या काम करना है, इसकी एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है आपस में, राइट? तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये इसी सिंक्रोनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। लेकिन यहाँ पर है कहानी विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि यार पिछले वीडियो में तो हमने बात किया था हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने देखा था कि यार नर्वस सिस्टम में किस तरीके से बॉडी के अंदर पूरा नर्व्स का नेटवर्क होता है जो हमारे ब्रेन से सारे इन्फॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है कि भाई तुम्हें अभी चाय की प्याली उठानी है। इंस्ट्रक्शन गया हाथ को तो हाथ ने चाय की प्याली उठा ली, राइट? तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात तो हमने नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी की थी। तो सवाल ये उठता है, इनफैक्ट मेन सवाल ये उठता है कि जब नर्वस सिस्टम ऑलरेडी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेक केयर करने के लिए, तो फिर से हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? फिर से हम एक और केमिकल्स के नेटवर्क की बात क्यों कर रहे हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कराने के लिए? तो चलो इसी को जानते हैं। सभी एनिमल्स में ये जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के लिए ही नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है ना? तो नर्वस सिस्टम में क्या होता था, थोड़ा सा पहले उसको याद करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि नर्वस सिस्टम के होने के बावजूद भी हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये जो केमिकल्स का जो नेटवर्क है ना, इसे आमतौर पे कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहते हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे, पता लगेगा, ठीक है? तो अभी का सवाल ये है कि नर्वस सिस्टम जब ऑलरेडी था, जिससे बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा था परफेक्ट, तो नर्वस सिस्टम के होने के बावजूद भी एंडोक्राइन सिस्टम क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। ठीक, तो पहले एक बार याद करेंगे नर्वस सिस्टम में क्या होता था। नर्वस सिस्टम में क्या होता था कि यार जो भी इन्फॉर्मेशन है, मान लो ब्रेन को ये मैसेज भेजना है हैंड के मसल्स को कि भाई वहाँ पर गर्म है, तुम अपना हाथ पीछे हटाओ। कौन वो मैसेज कैरी करता था?
इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू वो मैसेज कैरी होता था थ्रू द नर्व सेल्स। एग्जैक्टली, फास्टर ट्रांसमिशन, बहुत ही तुरंत, भाई गरम चाय की प्याली पकड़े नहीं कि तुरंत आपने हाथ हटा लिया। तो मतलब सोचो विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल कर गया हमारे नर्व सेल्स के नेटवर्क के थ्रू, राइट। तो फास्टर ट्रांसमिशन, बट एट द सेम टाइम जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स इंस्टेंट है, एकदम इंस्टेंटली आपने हाथ हटा लिया, बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। मतलब इंस्टेंटली हाथ हटा लिया, बस खत्म हो गया, मैसेज पहुंचा, मैसेज ने बोला हाथ हटाओ, हाथ हटाया, काम खत्म, ठीक। तो ये फास्टर ट्रांसमिशन था, इंस्टेंट रेस्पॉन्स था, शॉर्ट लिव्ड था, ठीक है। बट देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, पता है क्या? कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है, ये सिर्फ बॉडी के उन्हीं सेल्स तक हो सकता है जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हो। बात समझ में आई? मतलब ये वैसी वाली बात हो गई कि यार अब देखो, फ्लाइट से जो है ना हम बहुत ही जल्दी कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे अगर लेट्स से इंडिया के अंदर अगर मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो शायद मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी, सिर्फ तब जब मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करूं। लेकिन अगर मुझे ट्रेन से जाना हो तो मुझे 1 दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा, राइट। अब दिक्कत क्या है? अब फ्लाइट जो है फास्टर ट्रांसमिशन तो है, लेकिन फ़्लाइट से आप उन्हीं जगहों पे जा सकते हो जहाँ पर फ़्लाइट की व्यवस्था है, जहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी कहीं जाने के लिए, तभी आपके लिए वो टाइम सेवियर है। बट अगर मान लो आप जहाँ पे रहते हो, आप छोटे से गाँव में रहते हो, उसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट नहीं है, राइट, तो उस केस में आपके लिए वो बेनिफिट होगा ही नहीं, राइट। आपके लिए फ्लाइट विल नॉट बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सिमिलरली जैसे मान लो हमें किसी से बात करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, अगर हम फ़ोन पे कॉल करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उस बंदे से बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर वो बंदा भी कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पर फ़ोन का कनेक्शन है। अगर वो बंदा कोई बहुत ही सिक्लूडेड से जगह पे रहता है जहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं है ही नहीं, कनेक्टेड ही नहीं है वो, तो उस केस में इवन दो फ़ोन से बात करना इज़ अ फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट उसके लिए इट इज़ मीनिंगलेस। समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह की कहानी हमारे बॉडी के अंदर भी है। हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ नर्व सेल्स पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, बट ये जो है बॉडी के सारे सेल्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। और इसी लिमिटेशन को ओवरकम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि ये केमिकल नेटवर्क है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल्स जो हैं इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं बॉडी के सारे सेल्स तक, सारे। तो ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं और बॉडी के कोने कोने में हर एक सेल तक पहुंचते हैं। ये जो ट्रांसमिशन है इट इज़ स्लोअर, ये धीरे 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 पहुंचता है, बट इट इज़ कंटिन्यूअस। ये इंस्टेंट या शॉर्ट लिव्ड नहीं है, ये होता रहता है होता रहता है होता रहता है और ये हर जगह पहुंचता है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम के होने के बावजूद भी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो 2 मेजर एडवांटेज थे वो ये थे, पहला ये था कि इट कैन रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये सब जगह पहुंच सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो चेंज है दैट इज़ कंटिन्यूअस, ये जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो चलो इसी के साथ और डिटेल में अच्छे से समझेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बात कर रहे हैं हम केमिकल्स की, तो सवाल उठता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये केमिकल्स आते कहाँ से हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं उन ऑर्गन्स के बारे में जो इन केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं, मतलब जो बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस को वो कहाँ सिक्रीट करते हैं, या तो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं या फिर एपिकल सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। एपिकल सरफेस बोले तो मतलब यूँ समझ लो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, राइट, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऊपर का जो सरफेस है टुवर्ड्स द कैविटी, उसको हम एपिकल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल्स लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स की, स्वेट ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये स्वेट, पसीना। पसीना कहाँ पे आता है, हमारे स्किन के ऊपर आता है, राइट। तो देखो द सिक्रीशन यहाँ पर क्या है,
स्वेट है जो कि सरफेस पे सिक्रीट हो रहा है। ऑयल ग्लैंड्स की बात कर लो, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार आपका स्किन ऑयली होता है, राइट? जैसे स्पेशली जो टी शेप होता है आपके फेस का, उसमें बहुत ऑयल सिक्रीट होते हैं। कौन सिक्रीट करता है? ऑयल ग्लैंड्स। कहाँ सिक्रीट कर रहा है? सरफेस पे, राइट? तो इस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम ही होता है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट सम सब्सटेंसेस, ठीक है? अब इसको ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं बहुत से ग्लैंड्स सरफेस पे सिक्रीट करते हैं, ठीक है? ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं। इनफैक्ट वैसे एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं सिक्रीशन के, मतलब उनका मेन काम होता है टू सिक्रीट सब्सटेंसेस, ठीक है? एपिथेलियल सेल्स आई गेस सबको पता ही होगा क्या होते हैं। ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, आउटर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग होती है। अब जैसे स्किन को ही देख लो, इसमें भी क्या है? एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स कई टाइप के होते हैं और इनके भी कई अलग अलग फंक्शन होते हैं, कहीं पे प्रोटेक्शन, कहीं पे सपोर्ट, कहीं पे सिक्रीशन। बट ग्लैंड्स में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका मेन काम होता है सिक्रीशन। तो जैसे ही हमने ग्लैंड्स को इंट्रोड्यूस किया तो हम ये बोलते रहे कि भाई ग्लैंड्स जो है ना, ये खुद सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं। बट वो सब्सटेंसेस क्या हैं? कौन से सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं? तो मेजरली 3 टाइप के सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स। हार्मोन्स बोले तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। मैसेंजर मतलब जो मैसेज पहुंचाता है, एग्जैक्टली पोस्टमैन की तरह। यस, तो ये इसीलिए ये जो हार्मोन्स है ना, दे पार्टिसिपेट इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि भाई एक ऑर्गन का मैसेज दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना। इसीलिए जो हार्मोन्स होते हैं ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर ही एक्ट करते हैं। सो इट इज़ लाइक, मान लो आपने एक चिट्ठी भेजी, आप हॉस्टल में रहते हो, आपने चिट्ठी भेजी। अब आप अपनी मम्मी के साथ बड़े क्लोज और मम्मी के साथ अपनी सारी सीक्रेट शेयर करते हो। अब जो चिट्ठी आपने अपनी मम्मी के लिए भेजी, अगर वो मम्मी के हाथ ना पहुंच के पापा के हाथ लग जाए, गड़बड़ हो सकती है, राइट? सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैसेंजर है ना, वो सही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे, जिस एड्रेस पे सामान पहुंचाना है वो वहीं पर पहुंचाए। तो हार्मोन्स भी कुछ ऐसे ही हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और जो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं। फिर आता है नंबर एंजाइम्स का। एंजाइम्स ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? एंजाइम्स का मेन काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये उन रिएक्शंस को और तेज कर देता है, उन रिएक्शंस को होने में मदद करता है। एक एग्जांपल लो, जैसे वही डाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि ये सबसे रिलेटेबल प्रोसेस है हम सभी के लिए। सो डाइजेशन प्रोसेस का मेन मोटो क्या होता है? जो खाना हम खा रहे हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करके उसमें से हम एनर्जी पा सकें, राइट? सो बेसिकली फूड का ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के दौरान। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि कैसे होता है फूड का ब्रेक डाउन। जैसे ही वो खाना हमारे स्टमक तक पहुंचता है तो बहुत सारे एंजाइम्स उस फूड पे एक्ट करने लगते हैं, राइट? अब फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, तो इन सबको ब्रेक डाउन करना रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के प्रोसेस को तेज करने के लिए आ जाता है एमाइलेज जैसा एंजाइम। प्रोटीन के ब्रेक डाउन को तेज करने के लिए आ जाता है प्रोटीएज जैसा एंजाइम। फैट्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करने आ जाता है लाइपेज जैसा एंजाइम। तो ये जो एंजाइम्स, इनका काम क्या होता है? इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को और तेजी से कराना, इन रिएक्शंस को होने में और मदद करना, राइट? सो दे आर एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं इन ग्लैंड्स से, ठीक है? तीसरा है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो अब देखो, हमारे बॉडी के अंदर ये जो डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं दे आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब रेस्पिरेशन की ही अगर बात कर लो तो रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि लैक्टिक एसिड, पायरूवेट। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स भी रिलीज करते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले जानेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में।
ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली एपिकल सरफेस पे रिलीज करते हैं। मतलब वो जो कुछ भी रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं, जो भी केमिकल्स वो रिलीज कर रहे हैं, उसको सीधा सरफेस पे रिलीज करते हैं। सरफेस मतलब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिलीज करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स। अब देखो, स्वेट ग्लैंड्स तो हमारे स्किन के नीचे है बहुत, वो ग्लैंड्स हमको नहीं दिख रहा है, बट जो स्वेट है वो सरफेस पे रिलीज हो रहा है। उसी तरह ऑयल ग्लैंड्स, अब ऑयल ग्लैंड्स हमारे स्किन के अंदर है, बट जो ऑयल रिलीज हो रहा है वो हमें अपने सरफेस स्किन के ऊपर दिख रहा है, राइट। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा, हमें अपने मुंह के अंदर एक वाटरी फ्लूइड का प्रेजेंस फील होता है, राइट, एवरी टाइम, सो दैट्स सलाइवा, राइट। तो देखो सरफेस पे रिलीज हो रहा है तभी हम उसको फील कर पा रहे, राइट। तो इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो वर्ड का मतलब ही होता है आउटसाइड, राइट। एक्सो मतलब आउटसाइड, तो आउटसाइड का मतलब है वो सेल के बाहर, एज इन सेल के सरफेस पर जो है सिक्रीट करता है सब्सटेंसेस को, इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे आप याद रख लो इसे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। डक्ट ग्लैंड्स बोले तो डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये सरफेस के काफ़ी नीचे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, डक्ट्स के हेल्प से ये सरफेस से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो हमारे स्किन के काफ़ी अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो स्किन से कनेक्टेड कैसे है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, और इस डक्ट के थ्रू ही ये अपना सिक्रीशन जो है वो सरफेस पे करता है। बात समझ में आई? सो दैट्स द स्टोरी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब दूसरा टाइप होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं उसको डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनमें डक्ट्स नहीं होते, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। अब चूंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, इसीलिए इन ग्लैंड्स का सरफेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता था, वो डक्ट्स के थ्रू ही वो सरफेसेस से कनेक्टेड होते थे। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये सरफेसेस से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये ऐसे ही आइसोलेटेड टिश्यू ब्लॉक्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं वो सीधा ब्लड में रिलीज होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, वहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, जिसके अंदर हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बातें करते हैं। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनके ये जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के बारे में जाना, तो चलो देख लेते हैं एक क्विक कंपैरिजन ताकि दिमाग में कोई डाउट न बचे। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि डक्ट ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपने सिक्रीशन को सरफेसेस पर रिलीज करते हैं, और ये सिक्रीशन सरफेसेस तक पहुंचता है थ्रू डक्ट्स जो इन ग्लैंड्स को बॉडी सरफेसेस से कनेक्ट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड्स। दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, और फिर ब्लड से ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स में फॉल करेगा स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स में फॉल करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स एक तरीके समझ लो कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो हीरो है वो है हार्मोन्स। एग्जैक्टली। सो हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स वही केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। एग्जैक्टली। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, कैसे ग्लैंड्स होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। तो ये इन हार्मोन्स को कहां पर रिलीज करेंगे? ब्लड में। एग्जैक्टली। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनको कैरी करता है ब्लड। एग्जैक्टली। हार्मोन्स की एक खास बात ये होती है कि ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर ही एक्ट करते हैं। ध्यान देना, दिस इज सुपर क्रिटिकल। अब जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आप अपनी मम्मी को चिट्ठी भेज रहे हो तो आप क्या करोगे? लेटर लिखोगे, उसे एनवलप में डालोगे और उसमें सही करेक्ट पोस्टल एड्रेस दोगे। अब वो जो लेटर है इट हैज़ टू रीच टू द स्पेसिफिक एड्रेस। ऐसा नहीं कि भाई जहाँ मन किया वहाँ पहुँच गया, ऐसा तो है नहीं। सिमिलरली जो हार्मोन्स हैं इनको ये ब्लड में रिलीज होंगे,
बट इन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही अटैक करना होता है। नाउ दैट इज वेरी क्रिटिकल ऑफ हॉर्मोन्स। तो अब जैसे यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, जैसे कि TSH दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये एक हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है। अब ये जो हार्मोन है ये रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में है। ठीक है भाई, इसने रिलीज किया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड के अलावा ये हार्मोन किसी भी और ऑर्गन में, किसी भी और बॉडी पार्ट में एक्ट नहीं करेगा। हालांकि ये जो TSH है ये ब्लड में ही कैरी हो रहा है। ब्लड तो पूरे बॉडी में है, तो पूरे बॉडी के उस ब्लड में TSH भी है, लेकिन TSH अपना काम जो है वो किसके ऊपर करेगा, किसके ऊपर एक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा, जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे खास बात हार्मोन्स की यही होती है कि ये केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं, इसीलिए इन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। और ये मैसेज को कैरी करते हैं और एक्ट करते हैं स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर। इनके एक खास बात ये भी होती है कि जैसे ही काम हो जाता है तो दे गेट डिस्ट्रॉयड। मतलब इट्स लाइक, अब जैसे मान लो चिट्ठी की मैं बात कर रही थी, राइट? अब चिट्ठी के साथ क्या होता है कि आपने अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मम्मी तक पहुंच गई, मम्मी ने चिट्ठी को पढ़ लिया, बट जनरली क्या होता है, चिट्ठी पढ़ लिया बट फिर भी मम्मी चिट्ठी को रख लेती हैं अपने पास, है ना? बट अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि भाई आपके पास चिट्ठी पहुंची, आपने चिट्ठी पढ़ी, फिर चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया, तो वैसी वाली कहानी हॉर्मोन्स की है। मतलब हॉर्मोन्स पहुंचता है अपने टारगेट ऑर्गन तक, उसके ऊपर एक्ट करता है, जो भी उसका काम है वो करता है, जैसे ही काम खत्म हो जाता है इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग बात हार्मोन्स के बारे में ये है कि भाई इन्हें ना एकदम सही क्वांटिटी में इनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, अगर ये बहुत कम हुए तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए इनका प्रेजेंस डिजायरेबल क्वांटिटी में ही होना चाहिए। तो चलो भाई अब आते हैं सीधे मुद्दे पे, आते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे। ठीक है, सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन को जो सिस्टम मैनेज करता है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कौन सी चीज़ें मिलकर के बनाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो बेसिकली वैसे टिश्यूज़ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे टुगेदर फॉर्म द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हार्मोन्स जो है वो इन ग्लैंड से रिलीज होते हैं ब्लड में, ब्लड इन हार्मोन्स को कैरी करते हैं टू द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। तो चलो अब ये देखते हैं कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिल करके ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होगी हाइपोथैलेमस से, फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आएगा पीनियल ग्लैंड, followed by thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, islets of Langerhans। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, बट अभी के लिए ये समझ लो कि पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, और आएगा ओवरीज एंड टेस्टिस। अब ओवरीज एंड टेस्टिस, ये दो नाम सुनते ही सबको लगेगा कि ये तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था इनके बारे में, एंड यू आर राइट। लेकिन इनको हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज ओवरीज और टेस्टिस जो हैं ये भी हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। चूंकि ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं इसीलिए इन्हें भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? ये जितने भी नाम मैंने अभी बताए हैं, एक एक करके इन सारे ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे कि ये ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन के बेस पर लोकेटेड होता है। एग्जैक्टली, एंड हाइपोथैलेमस की सबसे खास बात ये होती है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक है। मतलब ये इन दोनों सिस्टम्स को जोड़े रखता है। कैसे? अगर हम फिजिकली देखें तो हाइपोथैलेमस नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, तो यानी कि हम फिजिकली कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है ये भाषा जो है हार्मोन्स की बोलता है। क्या हाइपोथैलेमस बोलता है? नॉट लिटरली, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड मतलब
जिसके पास बहुत सारा पावर है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मतलब बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कब क्या हार्मोन रिलीज करेंगे उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन का सिंथेसिस होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, राइट। तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ हाइपोथैलेमस। इसीलिए मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन की भाषा बोलता है। एज इन हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रिसीव करता है और फिर उससे केमिकल हार्मोन के कमांड्स में कन्वर्ट करता है, इन द सेंस कि फिर उस बेसिस पर जो भी सिग्नल्स वो रिसीव करता है उसके बेसिस पर इट कैन कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इन टर्न कैन कंट्रोल द सिक्रीशन फ्रॉम ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। सो आई गेस इस बात से इतना तो समझ में आ गया कि भाई हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन की सिंथेसिस या सिक्रीशन हो रही है उसे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि हाइपोथैलेमस जो है हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के सिस्टम के बीच का ब्रिज है। भाई हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो यानी कि ये कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, राइट। तो चलो बात करते हैं उन हार्मोन्स की जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। तो यहाँ पर हम दो टाइप की हार्मोन्स की बात करेंगे, पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या होते हैं ये रिलीजिंग हार्मोन्स? ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है टू रिलीज हार्मोन्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम क्या है? टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, नाम से पता चल रहा है रिलीज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि भाई हार्मोन रिलीज करो। एग्जाम्पल जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GnRH भी हम लिखते हैं। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। बट इसका काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिम्युलेट करता है टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। बड़े अच्छे से समझो बच्चों, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्टिवेट कौन सा हार्मोन करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। बात समझ में आई? सो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि भाई तुम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। अब दूसरा टाइप है इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है इनहिबिट मतलब रोकना, राइट। तो ये वैसे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं टू रिलीज हार्मोन्स, ठीक है। जैसे सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है, इनहिबिट करता है टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, राइट। तो मतलब अगर देखो जैसे ग्रोथ हार्मोन जैसा हार्मोन, नाम से पता चल रहा है यार कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ कराएगा। बट अगर ग्रोथ हार्मोन हमेशा रिलीज होता रहे फॉरएवर, तो क्या होगा? बॉडी में ग्रोथ इनफाइनाइटली होती रहेगी, राइट, विच इज़ अगेन नॉट डिजायरेबल। तो इसी वजह से आप देखोगे कि हर इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही रिलीज होती है, राइट। तो इसका मतलब कोई भी हार्मोन अगर लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज हो रही है, इसका मतलब कभी ना कभी उसके रिलीज पे फुल स्टॉप तो लग रहा है, उसके रिलीज को रोका तो जा रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है? सो देखो वही काम करता है ये इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ये हार्मोन पिट्यूटरी को ये सिग्नल देता है कि अब बस, अब और ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करना है। तो हाइपोथैलेमस के बाद बच्चों अब नंबर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि है मास्टर ग्लैंड। एग्जैक्टली। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है विद अ स्टॉक, एक स्टॉक से दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बारीकी से देखें तो यहाँ पर हमें एक बोनी कैविटी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। इनफैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें दो लोब्स दिखते हैं, पहला एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो एडिनोहाइपोफाइसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। सो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एक यूं समझ लो कि एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। सो एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी, ए से एंटीरियर पिट्यूटरी, तो उसी को हम कहते हैं ए से एडिनोहाइपोफाइसिस। याद रहेगा? ग्रेट, ठीक है। अब
जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी को थोड़ी और बारीकी से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है फर्दर दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिएट। आई अग्री टू दिस कि नाम पहली बार में याद होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स को नोट करते चले जाओ देन ट्रस्ट मी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर फर्दर दो रीजन्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस, डिस्टालिस डिस्टेंस यानी कि दूर, राइट। सो पार्स डिस्टालिस जो है वो एक साइड का जो दूर का रीजन है, यूं समझ लो, दैट इज पार्स डिस्टालिस। दूसरा रीजन होता है पार्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच वाला रीजन है। हालांकि ह्यूमन बीइंग्स में पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा अलग अलग से दिखते नहीं हैं। सो ऐसा हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो आमतौर पर हम यही टर्म्स यूज़ करते हैं, बट फॉर योर नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। हालांकि जो पार्स डिस्टालिस है उस पार्स डिस्टालिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स में पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिएट जो है इनमें बहुत ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है, एज इन जो पार्स इंटरमीडिएट है वो बहुत अलग से ह्यूमन बीइंग्स में दिखता नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक स्टॉक से, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ये दोनों लोब्स हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों लोब्स डिफरेंट तरीके से हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होते हैं। Isn't that amazing? Very amazing actually. मतलब यूं समझ लो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, मतलब जो फ्रंट लोब है, वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है थ्रू अ ब्लड नेटवर्क, राइट। मतलब ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है थ्रू नर्व फाइबर्स। नाउ टोटली डिफरेंट, राइट। एक लोब जो है वो ब्लड नेटवर्क से कनेक्टेड है, दूसरा लोब जो है वो नर्व फाइबर्स से कनेक्टेड है, राइट। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले बात करेंगे हम एंटीरियर लोब की, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है, इनके बीच में एक आइसोलेटेड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल क्यों? हाइपोफिजियल कहाँ से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, सो वहाँ से आ गया हाइपोफिजियल, ठीक है। सो ये जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है ये क्या करता है? नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, वो कहाँ से मतलब कनेक्टेड होता है? हार्ट से। बट ये जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड कैपिलरीज का सिस्टम है जो सिर्फ हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में ही ब्लड का मूवमेंट कराता है, ठीक है। और इसी तरीके से हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना कंट्रोल रख पाता है, ठीक। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ना ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये हॉर्मोन्स खुद से रिलीज ही नहीं करता है। वाह, अमेजिंग है ना। सो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये ऐसा समझ लो कि हाइपोथैलेमस का ही एक डाउन ग्रोथ है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही। इसीलिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस की तरह नर्वस टिश्यू से बना होता है। एग्जैक्टली अब खुद ही सोच के देखो, अगर ये नर्वस टिश्यू से बना है तो जाहिर सी बात है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड कैसे होता है? ये नर्वस टिश्यू के नर्व फाइबर्स के नेटवर्क से ही कनेक्टेड होता है। और इस नर्व फाइबर्स के नेटवर्क को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमिक कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से। हाइपोफिजियल कहाँ से आया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब समझ में आया इसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? न्यूरो नर्व से आता है। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये नर्वस टिश्यू से ही बना होता है, इसीलिए अक्सर ही हम इसे हाइपोथैलेमस का ही
एक डाउन ग्रोथ एज्यूम कर लेते हैं। तो चलो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं ढेर सारे हार्मोन्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब इसी तरीके से अगर बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो वहां से रिलीज होते हैं दो हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो चलो अब एक एक करके इन सभी हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये हमारे बॉडी के बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। कैसे? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं TSH, यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे पूरे बॉडी के थ्रू पास होता है, राइट? लेकिन हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, जो भी हैं, कोई भी इस हार्मोन से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, राइट? और ना ही ये हार्मोन किसी भी ऑर्गन पर एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन एक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे। अब देखो थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है थायराइड ग्लैंड? बाय रिलीजिंग सम हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड, जो कि अपने आप में एक ग्लैंड है जिसका काम है हार्मोन्स को रिलीज करना, बट ये हार्मोन्स को रिलीज कब करेगा? जब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इस पर एक्ट करेगा। और थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो समझ रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो किसी दूसरे ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करता है। और इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको कंट्रोल करता है। तो चलो बात करते हैं अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। एग्जैक्टली। अब जब हम पैदा होते हैं तो हम इनमें से होते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, राइट? इनफैक्ट हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की अलग अलग तरीके से ग्रोथ हो रही होती है। अब देखो, जैसे ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं तो बहुत ही इजीली आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत एक्सेस में हो जाए, उस केस में क्या हो सकता है? इट मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड जिगैंटिज्म, जहाँ पर इंसान जो है बिल्कुल जायंट लाइक बन जाए। और दूसरी तरफ अगर इसका बहुत ही कम सिक्रीशन हो तो क्या हो सकता है? ड्वार्फिज्म हो सकता है, जहाँ पर इंसान जो है वो बिल्कुल बौना रह जाए, राइट? तो यहाँ से हम ये भी पता हमें चलता है कि किसी, ना सिर्फ ग्रोथ हार्मोन, किसी भी हार्मोन को ना तो एक्सेस में रिलीज होना है और ना ही बहुत कम रिलीज होना है, उन्हें प्रेजेंट होना है हमारी बॉडी में बिल्कुल डिजायरेबल क्वांटिटीज में। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम PRL भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन, थोड़ा वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। लैक्टिन जो है ये आया है कहाँ से? लैक्टोज, यानी कि मिल्क। यस, तो यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। मिल्क प्रोडक्शन बोले तो मैमरी ग्लैंड्स, एग्जैक्टली। तो किसी भी फीमेल के साथ जब लैक्टेशन पीरियड आता है, मतलब बेबी के बॉर्न होने के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, उस दौरान मैमरी ग्लैंड्स से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, सो उस मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है ये हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो देखो नाम पे फोकस करोगे तो नाम से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा उस पर्टिकुलर हार्मोन का। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में हमने कई बार बात कर लिया है कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में, है ना? सो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज तो करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, बट इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है उसको रेगुलेट करना। हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है और इस थायराइड ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि T3, T4, कैल्सीटोनिन, राइट? तो ये हार्मोन्स
कब रेगुलेट होंगे, कितना रेगुलेट होंगे, सो बेसिकली कितना रिलीज होंगे, तो इन हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में TSH मेंशन करते हैं। अगला हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACTH भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है टू रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनो से ही नाम शुरू होता है, तो याद रहेगा कि ये एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। सो बेसिकली आप नोटिस करोगे बच्चों की एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, हर किसी को एक एक ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम दे दिया गया है, एंड दैट इज हाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि एक एक हार्मोन जो है ना वो एक एक ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन सिक्रीशन को। अब एड्रीनल ग्लैंड से कई तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। तो उनका सिंथेसिस, उनका सिक्रीशन ये रेगुलेट करता है ACTH, ठीक है। द नेक्स्ट हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH भी कहते हैं। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेट करता है टेस्टिस एंड ओवरीज को। मैंने पहले ही बताया था कि ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल हैं, बट साथ ही साथ चूंकि ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन पर एक्ट करता है। पहले बात करेंगे टेस्टिस की, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को बारीकी से देखें तो टेस्टिस के अंदर खूब सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके बीच का जो स्पेस होता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं लेडिग सेल्स, और इन्हीं लेडिग सेल्स पर एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिटेल में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, फंक्शंस वगैरह सब कुछ डिटेल में देखोगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये जान लो कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक्ट करता है लेडिग सेल्स पर, एंड इवेंचुअली ये रिस्पॉन्सिबल, ये जो टेस्टिस है ये रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ह्यूमन मेल के मेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जैसे कि मेल्स में बियर्ड, मुस्टैचेस प्रेजेंट होते हैं, उनका जो वॉइस होता है, राइट। तो देयर आर सो मेनी मेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इनके पीछे है एंड्रोजन, और टेस्टिस से एंड्रोजन का जो रिलीज है इसको रेगुलेट कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरीज में क्या रोल प्ले करता है। ओवरीज का काम क्या होता है? टू रिलीज एग्स, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन करवाता है, राइट। सो हर मंथ एक विमेन के ओवरी से जो है एग्स रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को ये इनकरेज करता है। तो हम कह सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। अब आता है हमारा अगला हार्मोन विच इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH भी कहते हैं। देखो इस हार्मोन के भी नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग मतलब हमारे फीमेल्स के ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब देखो फॉलिकल्स ग्रो करके क्या होता है, जैसे 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 फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो ये ब्रेक कर जाते हैं, फिर इनके अंदर से एग रिलीज हो जाती है। एग रिलीज हो गया मतलब ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद ये जो फॉलिकल के जो रिमेन्स हैं ये बना देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो मतलब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का एक बहुत क्रूशियल रोल है ये कि वो इन फॉलिकल्स को ग्रो और डेवलप होने में मदद करता है। तो अब बात करेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है वो कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का ही एक डाउन ग्रोथ है जो हाइपोथैलेमस से एक नर्व नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये भी जो दो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये दोनों हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस करता है और वहां से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि फीमेल की बॉडी में जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे जब एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है आफ्टर 9 मंथ्स, अच्छा प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी है वो यूट्रस में रहता है, यूट्रस में ही वो डेवलप हो रहा होता है। एंड फाइनली आफ्टर 9 मंथ्स जब वो बेबी यूट्रस के बाहर निकलता है तो यूट्रस के जो मसल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो यूट्रस के मसल्स के इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को रेगुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए इस हार्मोन को कहा जाता है बर्थ हार्मोन, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान इस हार्मोन का बहुत क्रूशियल रोल होता है। इनफैक्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक और नाम भी है, इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि एक बेबी के पैदा होने के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड मतलब दैट फेज ड्यूरिंग विच बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड करता है, राइट, वो अपने मदर्स मिल्क को पे ही सर्वाइव करता है। सो दैट इज कॉल्ड द लैक्टेशन पीरियड। सो लैक्टेशन पीरियड के दौरान किसी भी फीमेल की बॉडी में जो मैमरी ग्लैंड्स है वहाँ से मिल्क का एक्सपल्शन होता है, राइट, और इसमें मदद करता है ऑक्सीटोसिन। इसी वजह से इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। नाउ प्लीज नोट, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या था, मैंने पहले भी बताया था। प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क के एक्सपल्शन में, मैमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होने में मदद करता है ये, इसीलिए इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, राइट। सो आई होप ऑक्सीटोसिन इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा दूसरा हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। हम सभी ने किडनीज के बारे में पढ़ा था, हमने यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी पूरे डिटेल में पढ़ा था, और उस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान हमने क्या देखा था कि ताकि बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, इस वजह से जब नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स, याद है सभी को, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, थोड़ा तो लग रहा होगा यार, ये पूरी वीडियो मैंने पढ़ा रखी है। अगर भूल चुके हो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस तो फटाफट से जाके इस वीडियो को देखो, ठीक है। सो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि यार ये जो डीसीटी है यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो ये जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये हमारे बॉडी के वाटर आयन बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। इनफैक्ट दैट्स द रीज़न कि इस हार्मोन को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी मतलब ऑपोजिट, ड्यूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन के ये ऑपोजिट है, इन द सेंस कि ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं बनने देता है, क्योंकि अगर पूरा बॉडी का सारा वाटर अगर यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो मतलब अंदर पानी कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर वाटर और जितने भी यूजफुल आयंस हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसी में मदद करता है हमारा ये हार्मोन वैसोप्रेसिन। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है उसे ही कवर किया है। अभी बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानना तो बाकी है, जो कि हम जानेंगे हमारे अगले पार्ट में, और उसी पार्ट में हम कर देंगे इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अभी तक आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, सभी चीजें समझ आई हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ, जो कि एक इक्वली धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो होने वाला है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं।
और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।